नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे शरीर को सहारा और आकार देने वाला, दिमाग और लंग्स को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाने वाला, शरीर का भार ढोने वाला एक ऐसा अंग जिसकी अहमियत जो नहीं समझते हैं वो असमय अपना शरीर खराब कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर के हड्डियों के ढांचे की, जिसको बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। इस लापरवाही से हम न सिर्फ हड्डियों का रोग पाल लेते हैं बल्कि शरीर को कई नई बीमारियों का भी घर बना लेते हैं। हमारी लापरवाही की वजह से जो दिक्कतें आती हैं वो अलग हैं, लेकिन हड्डियों की परेशानी की वजह प्राकृतिक भी होती है। किस जगह पर रहते हैं, कैसा पानी पीते हैं, हवा का स्तर कैसा है, गुणवत्ता कैसी है, ऐसे और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हड्डी और जोड़ों के दर्द की परेशानी होती है। आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ बीमारियों का प्रकोप जिस तरह से शरीर पर हावी हो रहा है, खुद को बचाना बहुत जरूरी है। आज आपका डॉक्टर में हड्डी और जोड़ों के दर्द से जुड़ी परेशानियों पर बात करेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर से उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपके सवालों के जवाब क्या हैं जो आपने व्हाट्सएप और मेल के जरिए हमारे पास भेजे हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए दो खास मेहमान रहेंगे, जिसमें हम आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों माध्यमों से जानेंगे कि आखिरकार हड्डियों की बीमारी के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, और जो सवालात हमारे पास आए हैं उन पर भी बात करेंगे। दो खास मेहमानों की चर्चा आपसे करेंगे। डॉक्टर सन्नी चोपड़ा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे साथ हैं। प्रोफेसर बलबीर सिंह संधू हमारे साथ आयुर्वेद कंसल्टेंट के तौर पर जुड़ेंगे। दोनों से बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज हमारी जो जीवन शैली है जिसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मौसम बिगड़ रहा है, मौसम की मार की वजह से कई गंभीर बीमारियों का शिकार हम हो रहे हैं। इन तमाम बीमारियों से खुद को बचाने के लिए, हड्डी जोड़ों के रोग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए यह कार्यक्रम बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं वो आपकी सेहत के साथ साथ आपके दिल, दिमाग, मस्तिष्क को भी कई प्रकार के ऐसे उलझनों से निजात दिलाते हैं जो आपके मन में चलते रहते हैं, उधेड़-बुन सवालात की आखिर इसका उत्तर क्या है। मेरे साथ फिलहाल प्रोफेसर बलबीर सिंह संधू जुड़ गए हैं, आयुर्वेद कंसल्टेंट हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सर संधू जी, एक सवाल पहले मैं आपसे जानूंगा कि जो हड्डी और जोड़ों के दर्द को लेकर अक्सर हम बात करते हैं, आयुर्वेद के पास इन तमाम मसलों का एक सटीक समाधान होता है, एक सटीक इलाज होता है, एक सटीक सलाह होती है, पर एक एक करके जानेंगे। पहले ये जानूंगा कि हड्डियों में कोई दिक्कत है, जोड़ों में कोई परेशानी है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर बहुत से लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर शुरुआती स्टेज पर पहचान लिया जाए कि भाई हाँ, इस बीमारी के ये लक्षण हैं, तो उस बीमारी पर बहुत समय रहते काबू पा लिया जाता है। तो पहले हड्डी और जोड़ों की जो दिक्कतें होती हैं उनके शुरुआती स्टेज में क्या क्या दिक्कतें जो है सामने आती हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है? जोड़ों से शमशेर जी, जोड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी अगर होती है तो उस जोड़ की जो भी वर्किंग होती है वो अफेक्टेड हो जाती है जी। जैसे घुटने में अगर कोई प्रॉब्लम है, घुटने का काम चलना है तो हमें चलने में दिक्कत आने लगती है जी। और उस जगह पर पेन होने लगता है, स्वेलिंग भी हो जाती है। डिसीज पर डिपेंड करता है कि कौन सी है, स्वेलिंग कम या ज्यादा हो सकती है। और सपोज करो घुटने की ही हम बात करते हैं तो घुटने को अगर हम फैलाते हैं या पीछे सिकोड़ते हैं तो इस मोमेंट में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है जी। इस प्रकार से हम, जैसे कोहनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोहनी को फैलाने में, सिकोड़ने में दिक्कत आने लगती है। जो भी संबंधित ज्वाइंट होता है उसमें पेन और स्वेलिंग ये हड्डियों और जोड़ों से संबंधित रोगों के मुख्य लक्षण है जिनसे कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है, अलर्ट हो सकता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन क्या ये प्राथमिक स्टेज है या इससे पहले भी कुछ ऐसा नजर आता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे जोड़ों से कट कट की आवाज़ आनी शुरू, दर्द नहीं होता है पर आवाज़ कर रहे हैं, जोड़ आवाज़ कर रहे हैं, घुटने आवाज़ कर रहे हैं, कोहनियाँ या कंधे जैसी भी स्थिति होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोर अगर हम बात करें तो हमारी कमर या हमारे घुटनों पर रहता है। आवाज की जो आपने बात की है शमशेर जी, उसमें दो प्रकार की स्थिति होती है। एक स्थिति तो नेचुरल होती है, बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके हड्डियों से जब मूवमेंट करते हैं हड्डियां कोई ना कोई आवाज चटक मटक जैसी आती रहती है और वो कहते हैं कि बस ये आवाज आती है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। आयुर्वेद इसको प्राकृतिक मानता है। वो जो वातज प्रकृति के पुरुष होते हैं
उनमें यह स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला लक्षण है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरे, जब वो एज ओल्ड होने लगती है, 50 साल के आसपास जब एज आती है, तो उस समय हड्डियों में परिवर्तन आने लगते हैं और हड्डियों के बीच का जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है और हड्डियां आपस में घिसने लगती है मूवमेंट करते हुए। तब हड्डियों से क्रैक्स की साउंड आने लगती है, करड़ करड़ की, जिसको आवाज कहते हैं। जी। दौर में बिना पेन के होती है और बाद में उस आवाज के साथ साथ पेन भी होने लगता है। हम्म। बहुत यह है। लक्षण शुरुआत में हो सकते हैं कुछ हाँ। रोगियों में। जी। अदरवाइज तो ज्यादातर रोगियों में सीधे ही जो है पेन और स्वेलिंग और डिफिकल्टी इन मूवमेंट, यानी चलने फिरने में दिक्कत होना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। और इन्हीं के साथ साथ ये जो हड्डियों में से आवाज आती है, ये लक्षण भी प्रकट होने लगता है। ये जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए है कि अगर पहले आप ठीक ठाक हैं, आपके जोड़ों से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन अब कट कट की आवाज़ आने लगी है, तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जब इस प्रकार की आवाज़ आती है तो बाद में वो दर्द का कारण भी बन सकती है। मैं जोड़ों के दर्द के पीछे के कारणों पर भी थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। लक्षणों पर हमने बात की, कट कट की आवाज़ क्यों आती है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या नज़र आती है? उम्र तो एक बड़ा कारण होती है, लेकिन उसके साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको जोड़ों के दर्द का या फिर हड्डियों की परेशानी का, कमजोरी का कारण हम मानकर चलते हैं। डॉक्टर संधू। हाँ शमशेर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है जी। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो मुख्यतः ओस्टियोआर्थराइटिस के संदर्भ में थी। ओस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी एज के साथ साथ जो हमारे शरीर में क्षय होता है, शरीर में सभी घिसते जाते हैं, उनके घिसने से उत्पन्न होने वाला रोग है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया बाई कहते हैं, उसकी वजह से भी होता है। वात रक्त, जिसको हाइपर यूरिसेमिया या गाउट कहते हैं, यूरिक एसिड लेवल जिस स्थिति में बढ़ जाता है, उस वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन अगर जोड़ों में चला जाए, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस उसको कहते हैं, वो वजह भी जोड़ों के दर्द की होती है। और कुछ मामलों में, हालांकि अब ये रोग कम देखने में आता है, जो रोमैटिक फीवर होता है बच्चों में जो पाया जाता है, जिसमें दिल के वाल में भी कोई विकृति होती है और जोड़ों का दर्द भी पाया जाता है, ये आर्थराइटिस भी होता है। और बहुत सारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सोरियासिस के केसेस होते हैं, उनमें सोरियासिस के कारण भी आर्थराइटिस की उत्पत्ति होती है, जोड़ों का दर्द होता है। ये कॉमन कारण है कुछ जिनकी वजह से जोड़ों में दर्द हो सकता है। जी, बहुत अहम जानकारी है ये उन लोगों के लिए जिन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता है कि किस वजह से हमें को दिक्कत हो सकती है। अगर वजह पता लग जाए, लक्षण समझ में आ जाए, तो फिर बीमारी पर काबू पाया जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इतनी गंभीर हो जाती है, घातक हो जाती हैं कि उनका समय पर इलाज ना लें तो फिर व्यक्ति के लिए जानलेवा हो जाती है। इसमें एक बीमारी हड्डियों की टीबी को लेकर भी जिक्र होता है, और आज के दौर में हर प्रकार की टीबी का इलाज है। लेकिन ये जो बीमारी है हड्डियों की टीबी, आज के दौर में कितनी देखी जा रही है और क्या इसका ट्रीटमेंट बेहतर आयुर्वेद में है आज के समय में? हड्डियों की टीबी के केसेज, वैसे तो टीबी के ओवरऑल केसेज पहले से कम हो रहे हैं, उसी अनुपात में हड्डियों की टीबी के केसेज भी कम हो रहे हैं। और टीबी का आयुर्वेद से इलाज तब तक किया करते थे जब तक एक साइंटिफिक इलाज और एविडेंस बेस्ड इलाज ही आया था। तो इस समय आयुर्वेद से सीधा हड्डियों की टीबी का इलाज नहीं किया जाता। सरकार की इंस्ट्रक्शन भी है, टीबी का जो भी कोई रोगी है उसको प्राइवेटली भी ट्रीट नहीं करेंगे, उसको सीधे सिविल हॉस्पिटल में जो टीबी सेंटर होता है वहां पर भेजना होता है। और जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है, एटीटी होता है, वो प्रोटोकॉल के मुताबिक चलाया जाता है जी। जहां तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद टीबी के इलाज के जो साइड इफेक्ट आते हैं, उन साइड इफेक्ट्स को कम्बैट करने में पूरी हेल्प कर सकता है। जैसे लिवर टॉक्सिसिटी देखने में आती है एटीटी से, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट से, उस टॉक्सिसिटी से भली भांति जो साइड बाय साइड अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाया जाए तो हम बच सकते हैं। और भी कुछ इशू अगर आते हैं, जैसे कानों में कुछ दिक्कत सुनने वगैरह में आने लगती है, या कोई इंडाइजेशन का या गैस्ट्राइटिस का इशू आता है,
उन सबको आयुर्वेद की हेल्प से हम साथ साथ कॉम्बैट कर सकते हैं। जी, ये बहुत अहम बात आपने बताई है। मेरे साथ डॉक्टर सन्नी चोपड़ा भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सन्नी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर सन्नी या जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? जी जी। या हम सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। डॉक्टर चोपड़ा, अब सवाल, अब हम हड्डियों जोड़ों के दर्द को लेकर आज बात कर रहे थे। अब मैं आपसे ना, हड्डियों का जो कैंसर है, एक बीमारी जिसको लेकर लोगों के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां हो सकती हैं, कोई संदेह हो सकता है, ये क्या बीमारी है और क्यों ऐसा होता है, और आज के दौर में देखें तो ये किस प्रकार की स्थिति में आज नजर आती है, बोन कैंसर की बात करें? या नमस्कार, मैं डॉक्टर चोपड़ा। जी नमस्कार सर। हड्डी में जो कैंसर की बात करते हैं उसमें हम उम्र के हिसाब से देखा जाता है। जी। एक जो 20 साल से कम है, दूसरा जो 20 से 40 साल की उम्र में है, जी। तीसरा जो 40 साल से ऊपर, और जो बुजुर्ग में है। जो यंग एज में है तो हम ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर कैन बी टू टाइप, जी। या तो बिनाइन हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है। जितने भी एज लेस देन 40 इयर्स हैं, 40 साल से कम है, उनमें बिनाइन ट्यूमर कॉमन है। ठीक है जी। बच्चों में जैसे अगर हम बात करें 20 साल से कम बच्चों में, तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बहुत कॉमन है। सिंपल बोन सिस्ट, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं, एक रसोली, हड्डी में रसोली, जी। एबीसी, एनेरिज्मल बोन सिस्ट, ठीक है, इसको भी कहते हैं कि खून की रसोली हड्डियों में। ये सब जितने भी है, दीज आर बिनाइन ट्यूमर एंड दीज ट्यूमर आर नॉट मैलिग्नेंट। कैंसर नहीं है। कैंसर सिर्फ ट्यूमर वो है जो मैलिग्नेंट होता है और जो एक जगह से आपका मेटास्टाइज हो जाता है और चेस्ट में चला गया, लंग्स में चला गया, किडनी में चला गया, ब्रेन में चला गया, स्कल में चला गया। जितने भी हमारे बिनाइन ट्यूमर हैं उसका कोई कॉज नहीं है, अननोन है, इटियोलॉजी नहीं है। और जो भी ट्यूमर आफ्टर 40 इयर्स, 60 इयर्स, 80 इयर्स में होते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं। जैसे सबसे कॉमन हो गया हमारा मल्टीपल मायलोमा, दूसरा हो गया हमारा ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। ये जितने भी ट्यूमर हैं ये आफ्टर द एज ऑफ 50 to 60 इयर्स के बाद में। हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि ट्यूमर ऑफ द बोन से घबराए ना। 80 to 90% जितने भी ट्यूमर हैं वो बिनाइन होते हैं, उनका 100% उपचार है। जी। ये ट्यूमर जो भी होते हैं बोन्स के, इसमें खान पीन और विटामिन डी कमी, कैल्शियम कमी, उससे कोई लेना देना नहीं। ये ट्यूमर सिर्फ एक अननोन इटियोलॉजी से आरंभ होते हैं। अब जो ट्यूमर 1 से 2% जो मैलिग्नेंट है, जो कैंसरस है, वो सिर्फ 1 से 2% ही है। जी। उसमें हमारा जो बोन्स के जितने भी ट्यूमर हैं, लाइक मल्टीपल मायलोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा है, कॉन्ड्रोसार्कोमा है, पेचेट डिसीज है, ये सब आइदर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। बाकी और की तुलना में हड्डी का कैंसर थोड़ा सा एज कंपेयर टू मेडिकली ज्यादा प्रोग्नोसिस उसका अच्छा है। जी। तो हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि हड्डी के कैंसर से घबराए ना। एक तो 99% वो बिल्कुल बिनाइन होते हैं और जो 1% जो मैलिग्नेंट होते हैं दवाइयों से उपचार है। बिल्कुल, ये सिर्फ बहुत इसमें सबसे पुअरली प्रोग्नोसिस ट्यूमर होता है ऑस्टियोसार्कोमा, जो भी लोकलाइज्ड टू बोन होता है। मेटास्टाइज होने से पहले हम उसको ट्यूमर को एक्साइज कर देते हैं और देखा गया है 100 मरीजों में से 5-6 मरीजों को पूरा एम्पुटेशन भी करना पड़ा है। एम्पुटेशन मतलब जिस भाग में वो ट्यूमर है उस भाग को, जैसे लेग में ट्यूमर है तो लेग को एम्पुटेट कर दिया। जैसे अगर
बोन नी में ट्यूमर है, नी को हमने डिसलोकेट कर दिया। जी, बहुत अहम जानकारी विस्तार से आपने बताया डॉक्टर सन्नी चोपड़ा। अब मैं एक सवाल प्रोफेसर बलवीर सिंह संधू से लेना चाहूँगा। सर्वाइकल को लेकर अक्सर एक बात होती है, तो उसको उससे निजात दिलाने के लिए हम आयुर्वेदिक तरीके से क्या कर सकते हैं? ये बहुत एक कॉमन तकलीफ है जो आजकल छोटी उम्र से लेकर बड़े बुजुर्गों में देखी जा रही है। हाँ, काफी कॉमन डिसऑर्डर है। जी। और इवन यंगर पॉपुलेशन भी आकर सर्वाइकल की कंप्लेंट करती है, हालांकि वो वास्तव में सर्वाइकल पेन नहीं होता, वो स्ट्रेस की वजह से या ज्यादा स्ट्रेन लेने की वजह से गर्दन में जो अकड़ाव आ जाता है वो उसकी वजह से होता है। एक तो ये डिफरेंस डॉक्टर से मिलकर करवा लेना चाहिए। हर गर्दन का पेन वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता, खासकर यंग एज। जी। दूसरा, जो सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है या स्पॉन्डिलाइटिस है, इसका ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद यह मानता है कि विषम चेष्टा से या विषम आसन से वायु का प्रकोप होता है, ये वायु की व्याधि है हमारे पैथी के अनुसार। तो इस तरह से आगे गर्दन बहुत ज्यादा आगे झुकी रहे, बहुत ज्यादा पीछे झुकी रहे या तिरछी अवस्था में रहे, इन अवस्थाओं को हमें अवॉइड करना है। गर्दन यथासंभव सीधी रहनी चाहिए। और यही कारण है कि हम तकिया लगाने के लिए मना करते हैं। वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि जब पीछे गर्दन पर तकिया लगता है तो गर्दन आगे की तरफ आ जाती है। सर्वाइकल कॉलर लगाने के पीछे भी यही भावना काम करती है। एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग है, मॉडर्न का अलग है, बात दोनों ही लोग एक ही इस बारे में करते हैं। रही ट्रीटमेंट की, इसमें हमें मुख्य उद्देश्य जो लोकल इन्फ्लामेशन होती है उसको घटाना मुख्य उद्देश्य होता है। हम अपने आयुर्वेद पैथी से उसका सफलतापूर्वक, जो आयुर्वेदिक साइड से हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, आमतौर पर वो सेफ भी होते हैं, उनके साथ हम इलाज करते हैं। कुछ गूगल्स की प्रिपरेशन होती है और कुछ खासकर ओल्ड एज में डिजेनरेशन भी इसमें पिक्चर में रहता है। जो हड्डियों की का क्षय होता है, हड्डियां घिसती है, वो चीज भी पिक्चर में रहती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम हमारे गोदम की फसल जैसे कैल्शियम के रिच सोर्स हैं, या फिर जो जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, गिलोय है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, इस प्रकार की चीजों का भी हम साथ साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग रोगी अपने स्तर पर सुनकर ना करें। प्रयोग करने से पहले चिकित्सक से या वैद्य से मिलकर संपर्क करें और उसी के अनुसार चिकित्सा लें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, अपनी मर्जी से कहीं से भी गूगल से, यूट्यूब से जाकर के जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर उन दवाओं का सेवन करते हैं। अब ये नहीं पता होता है कि उसका लेने का तरीका क्या है, खान पान किस तरह से रखना है। अब मैं डॉक्टर चोपड़ा से सवाल पूछना चाहूँगा। डॉक्टर चोपड़ा, एक सवाल मेरे पास आया है, ये राकेश कुमार भोपाल से लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के भिंड में स्टेशनपुरा कोई गाँव है और इस गाँव के लोग हड्डियों की बीमारी की वजह से ना तो अपनी गर्दन घुमा कर देख सकते हैं, ना जमीन पर अच्छे से बैठ पाते हैं। क्या पानी का एक बड़ा कारण इसके पीछे नजर आता है? क्योंकि लोगों को इस बात का भ्रम है कि पानी की वजह से गांव के लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बेसिकली जो फ्लोराइड होता है पानी में जी। और वो फ्लोराइड के कारण मोस्ट कॉमनली जो मध्य प्रदेश के जो एरिया है, फ्लोरोसिस बहुत कॉमन है। फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस के अंदर जो पानी की मात्रा में अगर फ्लोराइड का कंटेंट 10 नैनोग्राम पर ml से बढ़ जाए जी। तो उस कंडीशन में फ्लोरोसिस बढ़ जाता है। और वो फ्लोरोसिस जो है वो हड्डियों के जॉइंट्स के अंदर, कैप्सूल के अंदर, लिगामेंट के अंदर, टेंडन्स के अंदर डिपोजिशन आ जाता है, जिसके कारण इंफ्लामेशन होती है। टेंडन में टेंडनाइटिस हो गया, जॉइंट में आर्थराइटिस हो गया, साइनोवाइटिस हो गया, इंफ्लामेशन होगी, तो मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है। इसकी भी एज ग्रुप आपकी, आप लगा लो 40 से 30 साल से कम लोगों को ज्यादा है। ओल्ड एज के अंदर उतना फ्लोरोसिस कॉमन नहीं है, ग्रोइंग एज के अंदर बहुत कॉमन है। सेकंड, कभी कभी पानी की मात्रा के अंदर
और विटामिन डी की कमी हो जाती है। जी। उस विटामिन डी की कमी के अंदर भी गठिया, रिकेट्स कहते हैं, वो रिकेट्स हो जाता है। सो ज्यादा मात्रा में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये दो बीमारियां हैं जिसके अंदर डिफॉर्मिटी आती है। घुटने का टेढ़ापन जिसे कहते हैं नॉक नी, घुटने का बाहर आना बो नी, जीनू वेलगम, जीनू वेलगस और पिजन शेप चेस्ट, ये सब जितनी भी डिफॉर्मिटी है ये सब विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर, फ्लोराइड के कंटेंट का मात्रा बढ़ जाने में, आपका कैल्शियम की कमी के कारण उस जगहों में ज्यादा कॉमन है जहां पे ये सब मात्रा कम। अब एक इसके साथ सवाल ये भी है कि पानी के जो गुणवत्ता है उसकी जांच क्या लोगों को करा लेनी चाहिए, जहां पर अगर इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने लगी हैं किसी भी इलाके में, अगर हड्डियों से जुड़ी दिक्कत आती है, कोई जोड़ों का दर्द की दिक्कत नज़र आती है, क्या लोगों को इसको लेकर के अपने पानी को जो पानी जहां से आता है उस स्तर को किस लिहाज से जांच उनको करानी चाहिए? नहीं, आजकल तो जो सरकार है फोर्टिफिकेशन नाम से जितने भी पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो जरूरत है बच्चों के लिए, माताओं के लिए, शिशुओं के लिए, वो सब फोर्टिफिकेशन एमसीडी या फिर जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो विभाग है, जो जितने भी जिला अध्यक्ष है, इन सब में फोर्टिफिकेशन नाम का, जैसे आयोडाइज की फोर्टिफिकेशन, आपकी विटामिन फोर्टिफिकेशन, थायराइड बहुत कॉमन है तो उसके लिए आयोडाइज की फोर्टिफिकेशन। तो मेरा ये मानना है जितने भी जिला अधिकारी हैं, जितना भी आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, काउंसलर हैं, हमारे यहाँ पे तो सारा का सारा फोर्टिफिकेशन हर एक पानी में होता है, और जितना भी एक्वागार्ड है, सब कुछ है, उसमें फोर्टिफिकेशन होता है जी। तो फोर्टिफिकेशन बहुत कॉमन है टू प्रिवेंट हमारा जो जितने भी विटामिन डी की कमियां हैं, आयोडाइड से कमी है, फ्लोराइड जब बढ़ जाता है, उस चीज के लिए फोर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है जी। ठीक है, एक सवाल मेरा प्रोफेसर बलवीर सिंह संधू आपसे है। शारदा देवी गुरुग्राम से हैं, इनकी उम्र 50 साल है, वजन 62 किलो है, हाइट 5 फीट 2 इंच है। ये लिखती है कि मुझे पिछले कुछ समय से एड़ियों में दर्द रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, ये किस वजह से होता है? मुख्य कारण इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो एज के साथ साथ डेवलप होता है, और इनको चाहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो सॉफ्ट शूज ये पहने और कुछ समय के लिए ज्यादा पैदल मत चले। अपने कैल्शियम लेवल की जांच कराएं, जिस प्रकार का कैल्शियम लेवल है उसी के अनुसार अपनी चिकित्सा करें। अगर कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा जा रहा है तब कैल्शियम के पदार्थ कम करने होंगे, अगर कैल्शियम लेवल कम है तो कैल्शियम के सप्लीमेंट या दूध की मात्रा बढ़ानी होगी जी। इसके साथ साथ किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें, वो आयुर्वेदिक चिकित्सक जो आपको औषधियां देंगे गूगल बेस्ड होती है, उन औषधियों से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और साथ में बैलेंस्ड डाइट पे भी ध्यान रखें। आयुर्वेद बैलेंस डाइट पर और दिनचर्या, रात्रिचर्या पर बहुत जोर देता है। हमारी जो दिनचर्या है, खान पान है, वो संयमित होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम एक खाना खा लिया, वो हजम नहीं हुआ तो दूसरा खा लिया। इन सब चीजों से इम्यूनिटी लेवल लो जाता है। तो बैलेंस डाइट, नियमित सोना, नियमित उठना, और जो है बहुत ज्यादा नहीं चलना इनको शुरुआती स्टेज में, और अपना किसी वैद्य से मिलकर ट्रीटमेंट कराना, इनके लिए मेरा यही सजेशन है। बिल्कुल, शारदा जी के लिए सुझाव है डॉक्टर का कि अपने कुछ जांचें करवा लें और जो जूते चप्पल पहनते हैं उसको लेकर सावधानी बरतें, और जब तक आराम ना हो जाए तब तक बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है। डॉक्टर चोपड़ा से सवाल मेरा भी, नरेंद्र शर्मा अयोध्या से हैं, इनकी उम्र 56 साल है, वजन 68 kg इनका है, हाइट 5 फीट 7 इंच है। ये कहते हैं कि बचपन में घुटने से थोड़ा नीचे की जो हड्डी है वो टूट गई थी पैर की। घुटना तो सेफ था, लेकिन अब उस जगह के साथ साथ घुटने में भी कभी कभी दर्द होता ही नहीं, वो जगह दर्द करने लगी है, बहुत पहले चोट लगी थी। ये ऐसा क्यों होता है? उनको क्या क्या सलाह देंगे आप डॉक्टर चोपड़ा? उनकी एज 58 है जी, 56, वजन 56 है और वजन 68 के अकॉर्डिंग है जी। उसमें हम, और पुराना फ्रैक्चर है, वो हील हो गया, वॉक कर रहे हैं,
अक्सर देखा जाता है कि बचपन की जो चोट है, जो घुटने के आसपास, कूल्हे के आसपास या स्पाइन के आसपास, वो चोट अक्सर ओवर अ पीरियड टाइम 30-40 साल बाद नियर बाय जॉइंट में, जैसे अगर लेग में इनकी चोट है तो नी के आसपास, उसमें थोड़ा सा मैकेनिकली थोड़ा सा डिसरप्शन करती है। और नॉर्मली सबको आर्थराइटिस होता है, वो एज रिलेटेड चेंजेस है। बट किसी को जोड़ के आसपास पुरानी बचपन की चोट रहती है, उनके एरिया में आपका जो आर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस इनका विटामिन डी लेवल चेक करना चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, जो भी जो बोन का ब्लड का प्रोफाइल है वो चेक करना चाहिए जी। जरूर। इनके अंदर विटामिन डी की मात्रा कम आएगी, कैल्शियम की मात्रा कम आएगी, हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो जी। ठीक है। एक अच्छा सा एक्सरे नी का स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे करना चाहिए। कुछ नियमित रूम से एक्सरसाइज है नी की, जो हमारी मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करने एक्सरसाइजेस, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पदार्थ खाने चाहिए जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे नियमित रूप से हम तला हुआ ऑयली फूड्स अवॉइड करें, चावल, छोले, राजमा, अरबी, भिंडी, परांठे, तला हुआ, चाय, आलू, इसका सेवन बंद करें। हम नियमित रूप में दलिया लें, स्प्राउट लें, ओट्स लें, पोहा लें, ग्रीन टी लें, एलोवेरा जूस लें, नारियल पानी लें, वेजिटेबल सूप लें, टोमेटो सूप लें, हरी सब्जियों का सेवन लें जिसमें पालक, मेथी, बथुआ, साग, कुंदरू, बीन, बंद गोभी, घिया, तोरी, सोयाबीन और करेले जामुन का रस, आमले का रस। ये सब पदार्थ भी 56 से 60 साल के ऊपर के मरीजों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो लीस्ट साइड इफेक्ट के होते हैं वो भी लेना चाहिए। एक कैल्शियम लेना चाहिए, अच्छा विटामिन डी का सेवन लेना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए 20 मिनट डेली, गर्मियों में सुबह 6 से 7 के बीच में और सर्दियों में 12 से 1 के बीच में 20 मिनट डेली बैठना चाहिए धूप के अंदर, जिसमें अपना जो पैरों और हाथों का एक्सपोज करना है, धूप की किरणें पैरों और हाथों पे लगे, जिसे कहते हैं सनशाइन। बच्चों को जो नव शिशु है, जो वे बुजुर्ग है, इन सब को विटामिन डी का बहुत डेफिशिएंसी है इंडिया में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडिया का कारण ये है, जो हमारा अर्थ में मैप में, ग्लोबल मैप में जहाँ इंडिया आता है, वो उस एरिया में हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेस नहीं पहुंच पाती, जिससे कारण हमारे पे विटामिन डी की जो बनता है स्किन के अंदर, हमारे स्किन के सेल के अंदर, वो उतनी मात्रा में नहीं बन पाता। तो हमको विटामिन डी या तो सूरज की किरणों से मिलता है या फिर मछली से मिलता है जी। अब हम हिंदुस्तानी लोग ज्यादा मछली तो सेवन करते नहीं है, बट विटामिन डी या तो सरकार फोर्टिफाई करे पानी के अंदर या फिर हम धूप की किरणें अच्छे से। बिल्कुल नरेंद्र जी के लिए आपने जो बात कही, ये उन तमाम लोगों के लिए है जो उम्रदराज हो गए हैं, उन्हें बचपन की चोट सताती है, या फिर जिन लोगों को विटामिन डी की कमी की वजह से इस प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ जांचें उन्हें करानी है। एक दर्शक मेरे साथ और मैसेज के जरिए जुड़े हैं, शाइस्ता प्रवीण है दिल्ली के चांदनी चौक से। ये संधू जी आपके लिए सवाल है। ये कहते हैं कि इनके बच्चे की उम्र 12 साल है, हाइट 4 फीट है बच्चे की, वज़न 22 kg है, लेकिन बच्चा थका थका सा रहता है। घर में बाकी सदस्य हैं, उनकी हाइट ठीक है, इनकी हाइट ना बढ़ने का क्या कारण आपको नजर आता है? मैं समझता हूँ बच्चों को सबसे पहले हीमोग्लोबिन की जांच कराया जाना बहुत जरूरी है जी। हो सकता है बच्चे का हीमोग्लोबिन कम हो, हीमोग्लोबिन कम है तो उसके अनुसार डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। हीमोग्लोबिन के लिए आयुर्वेदिक या मॉडर्न कोई भी दवा ली जा सकती है, दोनों ही प्रकार की दवाई एक ही जैसा कार्य करती है। इसके अलावा कैल्शियम लेवल चेक कराया जाए और किसी बाल रोग चिकित्सक को ही दिखाना उचित रहेगा। वो पेशेंट जब सामने होगा उसको जांच कर बता सकेगा कि कोई अन्य रोग हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होगी कि बार बार उसको कोई ब्रोंकाइटिस के अटैक्स तो नहीं आते जी रहता है। तो इस प्रकार की हिस्ट्री लेकर जो उसका फिर कारण पता किया जाएगा और कारण पता करने के बाद जो भी कारण मिलेगा उसके अनुसार ट्रीटमेंट करना होगा। 12 साल की एज है, अगर कोई डेफिनेट कारण मिलता है और उसको दूर करते हैं, खासकर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड कारण होते हैं,
तो डेफिनेटली ग्रोथ बढ़ सकती है, मेरा ये कहना है। और मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है बच्चों में, जैसे वो थका थका रहता है, कमजोरी फील करता है, तो वह कारण अनीमिया की वजह से होता है। अनीमिया की जांच कराए, और अगर बच्चे को डिवॉर्म नहीं कराया गया, वैसे तो सभी स्कूलों में कंपलसरी रूप से बच्चों को डिवॉर्म कराया जाता है, पेट के कीड़ों की दवाई दी जाती है, लेकिन माता पिता जांच कर ले, अगर वो नहीं दी गई है तो डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर रूप में डिवॉर्म भी अपने बच्चे को कराएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी जाती है, जैसा भी डॉक्टर बता रहे थे, डॉक्टर चोपड़ा, की विटामिन डी की कमी हो जाती है। बच्चे आजकल धूप में नहीं खेलते हैं, उस तरीके का एनवायरनमेंट आजकल नहीं मिल पाता है, तो ये भी क्या कोई हाँ, वजह हो सकती है? ये बिल्कुल ये फॉलो किया जाना चाहिए, जैसे डॉक्टर चोपड़ा जी ने रिकमेंड किया कि 20 मिनट प्रतिदिन धूप के संपर्क में प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए। सर्दियों में 12 बजे के आसपास और गर्मियों में सुबह 6 से 7 बजे के बीच में। ये बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है, नेचुरल है और बड़ी एक्यूरेट है। और अब तो प्रोटोकॉल ये है कि बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने से लेकर और आगे 1.5-2 साल तक पेडियाट्रिशियन बच्चे को एक सर्टेन डोज में विटामिन D3 रिकमेंड करते हैं। वो लगातार दी जाती है, क्योंकि बच्चा जब छोटी एज में होता है तो वो धूप के संपर्क में अक्सर नहीं आ पाता है, तो उसको रिकमेंड की जाती है। विटामिन D3 का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और बच्चे को धूप का संपर्क जरूर कराना चाहिए। उसमें जी। तो टेस्ट चीजें चेक करवा लें। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का मेरा इशारा इसी तरफ था कि अगर विटामिन डी की कमी हो वो दूर करें, या अगर कैल्शियम की कमी है वो दूर करें, आयरन की कमी दूर करें, या कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी लगती है तो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स, बादाम है, अखरोट है, उनका सेवन कराएं। खासकर उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है किसी वजह से, या कोई कारण ऐसा नज़र आता है, हम जांच पड़ताल नहीं कराते, शरीर में कई प्रकार की कमियां बच्चों में हो जाती हैं, तो वो ऐसा कहीं उनको अंदेशा नज़र आता है तो एक बार कुछ जांचें करा लें। अब एक सवाल डॉक्टर सन्नी से रहेगा। एक दर्शक हैं राजेंद्र सिंह, हरियाणा से, हरियाणा के करनाल से, लिखते हैं कि इनके पिता की उम्र 68 साल है, घुटनों पर सूजन रहती है, डॉक्टर ने कहा कि कार्टिलेज कम हो गया है, कुछ दवाएं दी हैं, मालिश करने के लिए एक तेल भी दिया गया है, पिछले 1 महीने से दवाएं ले रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। इनकी उम्र कितनी बताई आपने? 68 की, 68 साल। 68 साल जी इसमें पेशेंट को क्लासिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत नहीं है जी। जो उम्र के साथ साथ जो हमारा कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो जाता है, और इट्स एज रिलेटेड प्रोसेस। और इसके अंदर हमको एक स्टैंडिंग में एक्सरे कराना चाहिए। उस एक्सरे में हमको ये देखना चाहिए कि जो हमारा जॉइंट स्पेस है वो मेंटेन है कि नहीं मेंटेन। जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज हमारा, हम इस एक्सरे के बाद हम क्लासिफाई करते हैं, डायग्नोज करते हैं इसमें कि क्या पेशेंट को माइल्ड आर्थराइटिस है, मॉडरेट आर्थराइटिस है या सीवियर आर्थराइटिस। और वी कैन से दैट स्टेजिंग करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, प्लस सिम्टम्स भी जानते हैं कि ये पेन 24 घंटे रहता है या ये पेन चलने में ज्यादा रहता है, सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा है या सीढ़ी उतरने में ज्यादा है, चौकड़ी आरती पर मार सकते हैं नहीं मार सकते, क्या दौड़ भाग कर सकते नहीं कर सकते, और क्या अपनी डेली दिनचर्या की एक्टिविटी, जो घर की एक्टिविटी, क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल सिम्टम एक्सरे की फाइंडिंग से अगर हम पेशेंट को ग्रेड करते हैं तो ग्रेडिंग हम क्लासिफाई करते हैं। मान लो हमारा पेशेंट माइल्ड आर्थराइटिस और ग्रेड 1 आर्थराइटिस में आता है, उसके अंदर हम पेशेंट को नियमित रूप से जो कार्टिलेज प्रोटेक्शन मेडिसिन होती है, जो कार्टिलेज को प्रिवेंट, जो डीजनरेशन से प्रिवेंट करने की मेडिकेशन होती है, जैसे ग्लूकोसामीन और सरेंजियम, ग्लूकोसामाइन, ये सब हम दवाइयां स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती हैं जो हम देते हैं, जैसे रुमार्थो टैबलेट्स आती हैं, सिया सीड्स आते हैं, अश्वगंधा होती है, मुसली पाक होती है, ये सब भी हम देते हैं। इसमें हम कॉर्डिसेप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट करते हैं, और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप चौकड़ी आलती पालती ना मारें, आप इंग्लिश टॉयलेट यूज करें, आप इंडियन टॉयलेट को अवॉइड करें, साइकिलिंग को अवॉइड करें, बट हाँ
एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अगर आप कहीं जाते हैं बाहर, वहां पे लिफ्ट है तो लिफ्ट का सेवन लें, आप सीढ़ियों का यूज कम करें जी। ये अगर हमारा पेशेंट वही माइल्ड से मॉडरेट टू सीवियर आर्थराइटिस में है, मतलब उसका आर्थराइटिस इतना सीवियर है कि वो 100 कदम भी चल नहीं सकता, वो चौकड़ी आलती पालती भी नहीं मार सकता, उसका एक्सरे सीवियरली उसका जॉइंट स्पेस खत्म है, सीवियरली वेरस डिफॉर्मिटी है, टेढ़ापन आ गया है, चाल में फर्क आ गया है, लिंपिंग आ गया है जी। उन केसेस के अंदर हम थोड़ा सा इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन आजकल एक आधुनिक टेक्निक आ चुकी है। ग्रीस की कमी हो जाती है, ग्रीस की कमी होने से घुटनों के अंदर फ्रिक्शन आ जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो हम आजकल ग्रीस के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे कि लुब्रिकेशन हो, जिससे कि आपका कार्टिलेज प्रोटेक्शन। बिल्कुल, ये फिर अहम बात है ज्यादा डॉक्टर चोपड़ा, जैसे आपने कही कि आज के दौर में ग्रीस भी जो है वो इंजेक्ट की जा सकती है। बहुत से लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि क्या पता अगर दिक्कत हो गई है तो घुटने ही बदलना पड़े, लेकिन ये बहुत अंतिम स्टेज होती है। इसलिए ये आपने जो राजेंद्र के पिता के लिए कहा, इससे इन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। और भी कई सवालात के जवाब आप दोनों ने दिए हैं। डॉक्टर चोपड़ा, प्रोफेसर बलबीर सिंह संधू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि सवालात कुछ और भी दर्शकों के हमारे पास थे, लेकिन समय की कमी की वजह से वो सवालात नहीं पूछ पाए। इन सवालों का अगले किसी कार्यक्रम में डॉक्टर से जवाब ज़रूर लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हड्डी या जोड़ों का दर्द अगर आप किसी वजह से परेशान हैं तो लक्षण आपने इस कार्यक्रम में जाने और इन लक्षणों के पीछे वजह क्या वो आपने जानी। लेकिन किसी वजह से आपको कोई दिक्कत है तो एक बार डॉक्टर को दिखा ज़रूर लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि तकलीफ कुछ और होती है, दवा किसी और चीज़ की ली जाती है, तो शरीर पर बहुत से दुष्परिणाम भी उसके देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।